उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें। बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे देवभूमि से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हाईकमान के दरबार में जाने के बाद थमा कांग्रेस का सियासी घमासान। उत्तराखंड चुनाव को लीड करेंगे हरदा। बीजेपी पर कसा तंज, कहा मेरे हर कदम से भाजपा को नुकसान। हरीश रावत पर धामी सरकार के मंत्रियों का वार। चौफाल ने हरदा को बताया शतरंज का खिलाड़ी। तोनियाल बोले बिल्लियों की राजनीति करते हैं हरीश रावत। निर्वाचन आयोग ने परखी प्रदेश की चुनावी तैयारियां। 2022 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए बढ़ाया गया 1 घंटे का अतिरिक्त समय। कोविड नियमों पर रहेगा जोर। और उत्तराखंड में सैलानियों को मौसम की सौगात। क्रिसमस के मौके पर पर्यटकों को हो सकते हैं बर्फबारी के दीदार। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। और हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। पिछले कई दिनों से हरीश रावत के ट्वीट बयानों के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में मची घमासान पर आखिरकार विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और हरदा ने अपनी कमान से जो तीर निकाला वो कहीं न कहीं निशाने पर भी जरूर लगा है। देखिए, उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत को खुर्राट खिलाड़ी यूं ही नहीं कहा जाता। वो एक तीर से कई निशाने लगाना बखूबी जानते हैं। अब उनके ट्वीट बयानों की ही बात करें तो उन्होंने ऐन मौके पर संगठन पर भी सवाल उठा दिए, अपने मन की पीड़ा को भी बयां कर दिया और वो जो चाहते थे वो भी हो गया। देवभूमि से शुरू हुई सियासी हलचल पर दिल्ली में जाकर विराम लगा है। हाईकमान से जारी हुए फरमान के बाद रातों रात कांग्रेस के सभी दिग्गज दिल्ली जा पहुंचे और शुक्रवार को प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ घंटों तक चली बैठक के बाद इस बात पर सहमति बनी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हरीश रावत कांग्रेस की तरफ से लीड रोल में रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी भी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इस फैसले के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस में मचा घमासान सुलझता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट बयानों के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए थे। इन बयानों के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को बदला जा सकता है और सीएम चेहरा भी घोषित हो सकता है। लेकिन चुनाव के ऐन मौके पर प्रभारी को बदलकर कांग्रेस खतरा मोल नहीं ले सकती थी। हालांकि हरीश रावत के इन सब बयानों के बाद ये बात तो तय हो गई है कि हरदा उत्तराखंड की राजनीति में बड़े बदलाव का दम आज भी रखते हैं। भाजपा ये बात स्वीकार करे न करे, लेकिन हरीश रावत के हर कदम से बीजेपी को फर्क जरूर पड़ता है। सूत्रों की माने तो हरदा हमेशा से प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेलते आए हैं। कभी हाईकमान को सीधे पत्र लिखना तो कभी फेसबुक पोस्ट और ट्विटर के सहारे अपने दिल की बात कहना, ये सब हरदा के सियासी हथियार माने जाते हैं, जिनके सहारे हरीश रावत अपना मोहरा चलते हैं।
टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस में चल रहा गतिरोध तो थमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन धामी सरकार के मंत्री कांग्रेस पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। कई कैबिनेट मंत्रियों ने कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देकर कांग्रेस के साथ हरदा को अपने निशाने पर लिया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं बीजेपी नेताओं की जुबानी कि वो आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। अब हम क्या करें जब कांग्रेस ही उनको नहीं पचा पा रही, तो हमारा क्या दोष है? वो अपने कांग्रेसियों से कहें भाई मुझे स्वीकार करो, तुम मैं नेता हूं तुम्हारा। अब वो मान नहीं रहे, वो जबरदस्ती कह रहे हैं मैं नेता हूं, अब वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। राजनीति में कोई भी आराम नहीं कर सकता है। आदमी कहेगा मैं छोड़ दूंगा करके, तो छोड़ने के कल कह देगा आपने 1 दिन 2 दिन के लिए, लेकिन दूसरे दिन से भी रहा है। वो अपना दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि अपने को दबाव छोड़ के, राजनीति छोड़ के तो संन्यास थोड़ी लगा। हरीश रावत जी कभी नहीं कहेंगे संन्यास। हाँ ये कह सकते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये कर सकते हैं, लेकिन अंदर में फिर अपने दूसरे लोगों से भी तो कहेंगे मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, फिर क्या होगा? तो इसलिए संन्यास लेने का उनका कोई ऐसा है नहीं, वो राजनीति करेंगे अभी भी। देखिए रावत जी की राजनीति हमेशा बिल्लियों वाली रही। जैसे बिल्ली का स्वभाव होता है कि घर में कोई रहे न रहे, पूरे घर में मेरा कब्जा हो जाए, तो रावत जी उसी बिल्ली प्रजाति के राजनीतिज्ञ हैं। राजनीति में दल बदल की राजनीति एक आम बात होती है, लेकिन उत्तराखंड में इस साल मौसम की तरह सियासत में बदलाव की हवा देखने को मिली। प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने वाली भाजपा में 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए, तो वहीं कांग्रेस में भी अपने परिवर्तन को लेकर खूब खेल खेला। और इन्हीं सब के बीच कांग्रेस में एक बार फिर से कुछ बड़े बदलाव की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत में हमेशा उथल पुथल मची रहती है, जिसे देखकर यही लगता है कि प्रदेश की राजनीति में अब आगे क्या होगा। 21 साल की राजनीति में कभी भाजपा ने अपना दम दिखाया तो कभी कांग्रेस ने, लेकिन उत्तराखंड में एनडी तिवारी की सरकार के बाद अब तक का कोई भी मुख्यमंत्री आज तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। बात अगर 2017 की करें तो प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने वाली भाजपा को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही 3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े हैं। 2021 का साल विदाई की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन भाजपा ने इस 1 साल में कई उतार चढ़ाव देखे। पहले करीब 4 साल तक त्रिवेंद्र के हाथों में प्रदेश की कमान रही, लेकिन उन्हें बदलकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया और कुछ ही महीनों में उनकी भी कुर्सी खिसक गई, जिसके बाद पार्टी ने युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को बागडोर थमाई। इन्हीं सबके बीच मंत्रियों का भी बदलाव किया गया। प्रदेश मंत्रिमंडल से विदा हुए मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने संगठन की बागडोर सौंपी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर बंसीधर भगत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में भी बदलाव की हवा खूब चली है। प्रदेश कांग्रेस की कमान हरीश रावत के खेमे गणेश गोदियाल के हाथों में दे दी गई। प्रदेश अध्यक्ष पद से विदा हुए प्रीतम सिंह को कांग्रेस विधायक मंडल दल के नेता बना दिया गया। वहीं इस बीच भाजपा के कई नेताओं ने भी कांग्रेस का दामन थामकर भाजपा को बड़ा झटका देने का काम किया। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य कांग्रेस में शामिल हो गए। साल भर चले इस सियासी उठापटक के बीच अब उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इसका निचोड़ क्या होगा ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा, लेकिन हाँ, अब तक के राजनीतिक इतिहास को देखकर यही लगता है कि उत्तराखंड में कोई भी सरकार एड़ी चोटी का जोर क्यों न लगा ले, लेकिन वो दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर पाती है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में मचे घमासान के बीच एक और बवाल खड़ा हो गया है, जहां देहरादून कांग्रेस भवन में आज प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह के साथ एक गुट के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। वहीं प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने बीते दिन हरीश रावत के लिए अपशब्द कहे, लेकिन ये सरासर झूठ है। राजेंद्र शाह का आरोप है कि हरीश रावत के खिलाफ अपशब्द कहने का आरोप लगाकर उनकी पिटाई की गई है। पिटाई करने वाले हरीश रावत के समर्थक है। राजेंद्र शाह ने कहा कि छेत्री नाम के लड़के ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की है और इस घटना को उन्होंने शर्मनाक भी बताया है। विवाद कुछ नहीं था, अभी कोई विवाद नहीं हुआ। कल किसी व्यक्ति ने सूचना दी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के यहाँ कि आपको कोई यहाँ पर अपशब्द कह रहा है, और उसके बाद तो मैंने उनसे ये कहा कि भैया एक आदमी उसको ले आओ जिसने आपको वहाँ करे, किसी ने सूचना दी है वहाँ,
तो मैंने कहा यार उस आदमी को बुला के ले आओ जिसने सूचना दी है कि मैंने अपशब्द कहे, इस तरह की कोई बात मैंने नहीं कही है। और आज ही अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए, उसमें एक लड़का क्षेत्रीय है यहीं देहरादून में, और 4-5 लोग और आए, वो हाथापाई करने ये कहने लगे कि हरीश रावत जी के खिलाफ अगर कोई एक शब्द भी कहेगा तो उसे यहाँ जिंदा नहीं रहने दिया जाए। गत दिनों से उनके द्वारा मीडिया में मतलब मौखिक रूप से भी मतलब अनाज इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने मतलब बुरा माहौल बना रखा और हरीश रावत जी को उन्होंने टारगेट कर रखा है। मतलब प्रदेश का जो मुखिया है जिसके हमें निर्देश में हमें चुनाव लड़ना है, उसके खिलाफ उन बयान ये बक रहे हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने पूरा कांग्रेस भवन का पूरा माहौल इन्होंने खराब कर रखा। गत महीनों में भी कुछ दिन पहले भी इन्होंने देखा था, अपने पौड़ी में भी इन्होंने कुछ बयान दिया था, तो वहाँ भी इनकी पिटाई हो चुकी थी। तो अगर इनका ऐसी माहौल चलता रहा तो ये आगे भी चलते रहेगा। वहीं दिल्ली से आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी हल्द्वानी पहुंची हैं, जहां उन्होंने मातृ शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आतिशी ने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपने हर वादे पर खरा उतरेगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 21 सालों में उत्तराखंड राज्य कर्ज के तले दब गया है और भ्रष्टाचार से प्रदेश की जड़ें खोखली हो गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश में बदलाव देखने को मिलेगा। आज जो ये हल्द्वानी में हमारा मातृशक्ति संवाद हुआ है, जो हॉल में ऐसी सैकड़ों महिलाएं बैठी हुई थी, आप उनके चेहरे का तेज देखिए, उनकी बात सुनिए। आज ऐसा लग रहा है कि हल्द्वानी की भी और उत्तराखंड की भी महिलाओं ने अपना मन बना लिया है कि उनके पति चाहे किसको भी वोट दें, वो चाहे कांग्रेस को वोट दें चाहे बीजेपी को वोट दें, उत्तराखंड की महिलाएं तो इस बार अरविंद केजरीवाल को वोट देने वाली हैं, आम आदमी पार्टी को। अगले साल शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय बढ़ाने का फैसला लिया गया है। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 18 साल के 1,10,408 नए मतदाता अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और चुनाव कराने के लिए आयोग भी पूरी तरह से तैयार है। वहीं उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि उत्तराखंड राज्य में 81,43,000 वोटर हैं और इस साल 1,09,000 नई महिला वोटर के साथ ही 1,06,000 पुरुष मतदाता बने हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान निर्वाचन आयोग ने राज्य के सियासी दलों से भी मुलाकात की है और मतदान जागरूकता कार्यक्रम के प्रचार प्रसार पर जोर देने की भी बात कही है। भारतीय निर्वाचन आयोग हमेशा से स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा प्रलोभन मुक्त तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि सभी वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। उत्तराखंड में करीब आते विधानसभा चुनाव और बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले से धामी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बढ़ते कोरोना के मामले और ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने की भी तैयारी की जा रही है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारी चल रही है, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक तरफ उत्तराखंड में कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच चुनावी दलों के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी रैलियों और जनसभाओं का दौर भी अपने चरम पर है। इस बीच उत्तराखंड में पैर पसार चुके कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर नाइट कर्फ्यू पर सरकार विचार कर रही है, तो मुख्य सचिव SS संधू शासन और विभागीय अधिकारियों को व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि व्यवस्थाओं में किसी तरह की लापरवाही या कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर अस्पतालों में बेहतर इंतजाम होने का दावा कर रहा है। DG हेल्थ का कहना है कि विभागीय तौर पर कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को लेकर तैयारियां पूरी होने के साथ कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। से पूरी तैयारी है। हम मेरी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की बात करें या हम ICU की बात करें या हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की बात करें या हमारे PCA प्लान की फंक्शनैलिटी की बात करें, तो ये सब हमारी चल रही है और हमारी बीच में हमारी अपनी इंटरनल मीटिंग्स भी होती हैं, हमारे सचिव सर भी लेते हैं, हमारे लेवल से CMOs की भी होती है। तो सारे लोग हम एक दूसरे के कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, यही हमारा बार बार यही इंस्ट्रक्शन जाते हैं। हमारे सचिव स्वास्थ्य का भी यही इंस्ट्रक्शन जाता है कि हम लोग जो है पूरी तैयारी करें।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ रहे संक्रमण के बीच सरकारी मशीनरी भी नए खतरे को थामने के लिए एक्शन मोड पर आ चुके हैं। वहीं क्रिसमस और नए साल पर सैलानियों के स्वागत में सुरक्षा भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त में प्रशासन और सरकार ने सख्ती नहीं दिखाई तो कहीं ये अनदेखी उत्तराखंड के लिए भारी न पड़ जाए। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाने वालों के लिए खुशखबरी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते क्रिसमस से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश में कल से मौसम करवट लेगा और बारिश के साथ ही बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में ठंड के बीच लोग जश्न मनाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दिसंबर महीने के जाते जाते साल के आखिर में मौसम और सर्द होने वाला है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते कल से प्रदेश भर में मौसम करवट बदलेगा। मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो दूसरी तरफ क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाने वाले लोगों के लिए ये खुशी की बात है कि उन्हें उत्तराखंड आने पर बर्फबारी के दीदार हो सकते हैं। मगर पिछले एक हफ्ते से शीतलहर के प्रकोप से कांपती देवभूमि ने लोगों को ठंड से काफी सताया है और इससे तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून शहर में अधिकतम तापमान 19.3 और न्यूनतम तापमान 6.2 दर्ज किया गया है। नैनीताल में 12.3 अधिकतम और न्यूनतम 3.5 आंका गया। धर्मनगरी हरिद्वार में अधिकतम तापमान 22.6 और 4.8 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। सबसे कम औली में 10.2 अधिकतम और न्यूनतम 1.2 टेम्परेचर आंका गया। पंतनगर में 22.8 और 4.2 न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान 10.5 और न्यूनतम 2.1 दर्ज हुआ। टिहरी में 14.4 अधिकतम और न्यूनतम 2.1 रहा। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी की बात करें तो 16.2 अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 2.8 आंका गया है। क्रिसमस और नए साल में बदल रहा मौसम सैलानियों के लिए खुशी की बात है तो लोगों के लिए पहले से परेशानी की सबब बनी ठंड का सितम उन्हें और ज्यादा सताएगा। हालांकि सरकार की तरफ से रैन बसेरों के साथ साथ अलाव की व्यवस्था भी की गई है, मगर उत्तराखंड आने वाले लोगों से ये अपील है कि क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए मनाही नहीं है, बशर्ते कोविड नियमों का पालन हो, नहीं तो लोगों पर उनकी लापरवाही भारी पड़ते देर नहीं लगेगी। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। नैनीताल में नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 5,000, दूसरे स्थान पर आने वाले को 3 और तीसरे स्थान पर आने वाले को 2,000 रुपए से पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। जो भारत सरकार का एक नशा मुक्त भारत अभियान एक चल रहा है, उसके तहत में जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग ने ये दौड़ करवाने का निवेदन किया था। इसमें दोनों वर्गों में 5,000, 3,000 और 2,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं देहरादून में पुलिस ने 18 वर्षीय लड़की की मौत का खुलासा करते हुए 2 सगे भाई और भाभी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने ही अपनी सगी बहन को रायपुर थाना क्षेत्र के सोडा सिरोली जंगल में ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। ये जो इसमें अभियुक्त हैं ये मृतका के भाई, 2 भाई और भाभी हैं और इसमें रीज़न इनका ये था कि इनका कहना ये था कि जो इनकी बहन है मृतका जो थी उसके कैरेक्टर को लेकर के इनको थोड़ी सी दिक्कत थी, इसको लेकर के इशू बनता था घर में, इस चीज़ को लेकर के उनको परेशानी थी। तो जब ये लड़की बिहार से अपने भाई के पास रहने के लिए आई तो 6 नवंबर को ये लोग इसे घुमाने के लिए सोडा सिरोली के जंगल में ले गए थे, जहाँ पर उनके द्वारा इसकी हत्या की। दिनेशपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक के व्यवहार से परेशान होकर क्षेत्र की जनता ने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रभारी चिकित्सक मरीजों के साथ दुर्व्यवहार से पेश आता है और मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतता है। कभी इस बात को ना सोचें कि स्वास्थ्य विभाग कहीं लिपापोती करती है, क्योंकि हम भी एक आपके पार्ट हैं, हम भी आपके एक पार्ट हैं और हम भी एक तरह से समझिए कि एक आप ही की तरह मैं भी आदमी हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं अलग से हूँ। तो यदि आपके साथ लापरवाही होती है तो मेरे साथ भी लापरवाही हो सकती है। हम लोग से भी हमारे यहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर साहब है उनके
व्यवहार आचरण के कारण जो हमारे लोगों को परेशानियां हो रही है, जो लोग युवा लोगों की मौतें हो रही हैं, किसी बुजुर्ग के साथ अशोभनीय व्यवहार हो रहा है, हम इसके खिलाफ आज यहाँ पर बैठे हैं। इनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हुई हैं, डीएम लेवल तक हुई है, लेकिन आज तक उनको यहाँ तक बर्खास्त नहीं किया गया है। तो हम चाह रहे हैं, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि इस डॉक्टर को यहाँ से तत्काल प्रभाव से यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाए। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। हाईकमान के दरबार में जाने के बाद थमा कांग्रेस का सियासी घमासान, उत्तराखंड चुनाव को लीड करेंगे हरदा, बीजेपी पर कसा तंज, कहा मेरे हर कदम से भाजपा को नुकसान। हरीश रावत पर धामी सरकार के मंत्रियों का वार, चौफाल ने हरदा को बताया शतरंज का खिलाड़ी, तोनियाल बोले बिल्लियों की राजनीति करते हैं हरीश रावत। निर्वाचन आयोग ने परखी प्रदेश की चुनावी तैयारियां, 2022 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए बढ़ाया गया 1 घंटे का अतिरिक्त समय, कोविड नियमों पर रहेगा जोर। और उत्तराखंड में सैलानियों को मौसम की सौगात, क्रिसमस के मौके पर पर्यटकों को हो सकते हैं बर्फबारी के दीदार, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान।